everyone, I am Rekha Mehta and you are watching Physics Online Education. Students, in this video we are going to start the new unit of nuclear physics, and this unit is nuclear radiation and interaction with matter. और इस यूनिट के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन और इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर. सो लेट्स बिगिन विद इंट्रोडक्शन. जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट काइंड के न्यूक्लियर पार्टिकल्स इमिट होते हैं. ठीक है, ये जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं ये इतने स्मॉल होते हैं कि हम इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू भी डिटेक्ट नहीं कर सकते. तो हम इन न्यूक्लियर पार्टिकल्स को डिटेक्ट कैसे करेंगे? इन न्यूक्लियर पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए हमें स्पेशल डिटेक्टर्स की ज़रूरत होती है. ये डिटेक्टर्स क्या होते हैं? ये डिटेक्टर्स होते हैं मटेरियल मीडियम होते हैं एक तरह के. ठीक है, और जिसके अंदर से न्यूक्लियर पार्टिकल जब एंटर करते हैं तो सम सॉर्ट ऑफ फिनोमिनास को इंड्यूस्ड करते हैं. पार्टिकल ने एंटर किया डिटेक्टर्स के अंदर, ठीक है, तो ये कुछ फिनोमिनास को इंड्यूस्ड करते हैं. अगर डिटेक्टर उस फिनोमिनास को डिटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो हम बता सकते हैं कि इसके अंदर कौन से पार्टिकल इन्वॉल्व हैं, उनकी एनर्जी क्या है, और कुछ अदर पैरामीटर्स भी हम उसके डिस्कस कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डिस्कस करें कि इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर. ठीक है, जो हमारे पास इंटरेक्शन हो रही है वो पार्टिकल की इंटरेक्शन होगी मैटर के थ्रू. ठीक है, तो जो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं हमारे पास, उन न्यूक्लियर पार्टिकल्स को हम कैटेगराइज्ड कर सकते हैं यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप्स में. पहले हम यहाँ पर करते हैं फोटॉन्स, गामा रेडिएशंस, फिर लाइट चार्ज पार्टिकल, और फिर है हमारे पास हैवी चार्ज पार्टिकल. लाइट चार्ज पार्टिकल में लाइक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे हमारे पास, और हैवी चार्ज पार्टिकल में जैसे अल्फा पार्टिकल्स होते हैं. ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम क्या डिस्कस करेंगे? इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर. जब हमारे पास लाइट चार्ज पार्टिकल जो है जब वो मैटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे तब क्या होगा. ठीक है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल. यहाँ पर जो लाइट चार्ज पार्टिकल हैं वो हमारे पास कैसे हैं? बीटा पार्टिकल. और बीटा पार्टिकल दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं जो इंटरेक्शन है लाइट चार्ज पार्टिकल की मैटर के साथ. ठीक है, इसमें लाइट चार्ज पार्टिकल क्या है? बीटा पार्टिकल्स. तो बीटा डीके प्रोसेस के अंदर बीटा पार्टिकल्स इमिट होते हैं. जो बीटा डीके प्रोसेस है ये एक स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर अनस्टेबल न्यूक्लियाई बीटा पार्टिकल्स को इमिट करके स्टेबल होते हैं. ठीक है, अब आती है बात की जो बीटा पार्टिकल इमिट हुए हैं. हमारे पास 2 तरह के बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं. एक तो हम बोलते हैं, एक को तो बीटा माइनस डीके और एक को बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डीके. ठीक है, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डीके है, जिसके अंदर जैसे ये है हमारे पास कोई एटम है. ठीक है, इसके अंदर अगर बीटा डीके प्रोसेस हुई है बीटा नेगेटिव तो हमारे पास हमें कौन सा पार्टिकल मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और साथ में इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. ठीक है, देखो यहाँ से ये हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज हुआ +1 से, मास नंबर एज इट इज़ रहा. यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मिला और साथ में मिला एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल. और अगर हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके है तो वहाँ हमें क्या मिलता है? पॉजिट्रॉन मिलता है. इस केस में देखो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो चेंज हुआ Z-1 से, मास नंबर सेम रहा, ये हमें पॉजिट्रॉन मिला, और यहाँ पर जो पार्टिकल मिला दैट इज़ न्यूट्रिनो पार्टिकल. तो ये 2 तरह के पार्टिकल्स हमें मिलते हैं. ठीक है, अब हमें डिस्कस करना है इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल. तो इनको भी हम 2 पार्ट्स में ही डिस्कस करेंगे. पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल जो हमें बीटा डीके प्रोसेस के अंदर मिलते हैं नेगेटिव में, मतलब इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल या इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मैटर.
तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मैटर। जो मोड ऑफ इंटरेक्शन होता है हमारा इलेक्ट्रॉन्स का विद मैटर, वो डिपेंड करता है एनर्जीज पे। अगर हम एनर्जीज लेके चलते हैं स्लाइटली लेस, यानी कि मान लो मैंने एनर्जी ली 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये हमारे पास ऑर्बिट्स हैं जिसके मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अगर एनर्जी मेरे पास क्या है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्लाइटली लेस एनर्जी है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्कैटर्ड होंगे इलास्टिकली बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर होगा इलास्टिक स्कैटरिंग बाय आउटर इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस शेल में, लास्ट वाली शेल में, ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, अगर स्लाइटली लेस है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इलास्टिक स्कैटरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। मतलब इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या है, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है और जो स्कैटर्ड हुए हैं उनकी एनर्जी सेम रहेगी, एनर्जी के अंदर लॉस नहीं होगा। ओनली जो हमारे पास ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है इनकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस आता है कि अगर हम एनर्जी इससे थोड़ी ज़्यादा ले लें, इस केस से, तो क्या होगा, एनर्जी अगर हम ज़्यादा ले लें तो इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट कर जाएगा। जो हमने पहले आउटर क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन लिए थे ना, इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, पेनिट्रेट कर जाएगा जो हमारे पास अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एटॉमिक इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ है, अगर एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है इन इलास्टिकली स्कैटर्ड होगा बाय द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ है ये अपनी एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, एनर्जी का लॉस होगा और यहाँ पर क्या होगी, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी बाय एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद अगेन अगर मैं एनर्जी फिर थोड़ी सी इससे ज़्यादा ले लेती हूँ तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो है क्लोज टू द न्यूक्लियस आ जाएगा और यहाँ पर अगेन इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी, क्योंकि एनर्जी लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन, अपनी एनर्जी इसको दे देगा। तो यहाँ पर अगेन हमारे पास क्या होगा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी बाय द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा, ओके। उसके बाद अगर एनर्जी हम, ये थर्ड के 3 केस हो गए, उसके बाद अगर एनर्जी हम हाई ले लें, फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ले लें, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ और यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो कहाँ चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एक्साइटेशन हो जाएगा, ठीक है। ये केसेस हैं। अब इन केसेस के अंदर एनर्जी का लॉस कितना होगा वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट केस हमने क्या लिया था, इलास्टिक स्कैटरिंग का लिया था बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इस केस में तो एनर्जी का लॉस नहीं होगा, एनर्जी हमारी इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। और अगर हम सेकंड केस लें, सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है हमने स्लाइटली ज़्यादा ले ली थी 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या हो रही है, इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो रही है बाय द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एनर्जी जो हमारे पास ये जो एनर्जी का लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स की, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं। हमने 3 प्रोसेसेस ये वाली डिस्कस करनी है, ठीक है। 3 प्रोसेसेस के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट केस हम ये वाला लेके चल रहे हैं, जब हमारे पास जो एनर्जी है, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमने ज़्यादा ले ली, अब इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, इस
जो हमारे पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है इसको दे देगा। यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं। क्या? फर्स्ट केस तो ये हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करके कहाँ चला जाए, ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है, ये बाउंड हो गया ना, इस इलेक्ट्रॉन, ये जो बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी गेन करके कहाँ चला जाए, एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो एक्साइटेशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड इलेक्ट्रॉन को इतनी अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर दे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम को छोड़कर बाहर चला जाए। ठीक है, जब एटम को छोड़कर बाहर चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बाहर चला गया, तो हमारे पास जो एटम है उसके ऊपर क्या चार्ज, कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो एटम हमारे पास क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। तो इन केसेस के अंदर या तो हमारे पास एक्साइटेशन होगा या आयनाइजेशन होगा। तो उस केस में जो हमारे पास एनर्जी लॉस होगा पर यूनिट पाथ लेंथ, तो जो हमारे पास एनर्जी लॉस होगा वो किसके इक्वल होता है, -dE/dx इज इक्वल टू 4πe⁴ nz/m0v² log e 1.16 m0v²/2I बार। ये जो हमारे पास एनर्जी लॉस है पर यूनिट पाथ लेंथ, ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। और यहाँ पर हर एक टर्म को आपने जरूर लिखना है। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स है जो हमने यहाँ पे मैटर लिया है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन द एब्जॉर्बिंग मटेरियल। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है एब्जॉर्बर का। m0 रेस्ट मास है इलेक्ट्रॉन का। v वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। और I बार क्या है, मीन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉन टू द ऑब्जर्वर। क्लियर? अब देखो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और ये इक्वेशन हमारे पास कब वैलिड है, ये इक्वेशन तब वैलिड है जब तक जो एनर्जी है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की, ये जो इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट हो रहे हैं इनकी एनर्जी जब स्मॉलर है देन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और रेस्ट मास एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कितनी होती है, 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर एनर्जी हमारे पास लेस देन m0c² है तो ये इक्वेशन हमारे पास वैलिड है, अदरवाइज ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। ठीक है, एनर्जी क्या है, E लेस देन m0c² होनी चाहिए। ये था फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, अगर हमारे पास जो एनर्जी है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की वो ग्रेटर देन है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो क्या होगा, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है उसकी जब एनर्जी इतनी है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है। और इलेक्ट्रॉन जब क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या होगी, स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को सफ़र करेगा और यहाँ पर रेडिएटिव लॉस होगा। ठीक है, रेडिएटिव लॉस होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन क्लोज टू द न्यूक्लियस होगा यहाँ पर, तो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो सडनली क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्लो डाउन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है अपने पाथ में क्या सफ़र करेगा, डिफ्लेक्शन सफ़र करेगा, रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन का मतलब कि अपोजिट टू द एक्सेलेरेशन। तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एनर्जी को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। जब कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल अपनी एनर्जी को लूज करता है तो जो रेडिएशन इमिट होती हैं वो कहाँ फॉल करती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करती हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को लूज़ कर रहा है, अपनी एनर्जी लूज़ करेगा तो जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर फॉल करती हैं और हमें एक्सरे रेडिएशंस मिलती हैं। वो एक्सरे कंटिन्यू स्पेक्ट्रा मिलता है हमें। अगर मैं यहाँ ग्राफ प्लॉट करूँ इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में, जो हमने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया था, कंटिन्यू स्पेक्ट्रा, तो कंटिन्यू स्पेक्ट्रा कैसा था एक्सरे का, इस तरह से था। ये लैम्डा मिनिमम है। ठीक है, ये कंटिन्यू स्पेक्ट्रा है एक्सरे का। तो हमें क्या मिल रहा है, जब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है उनकी क्या होगी, डिफरेंट वेलोसिटी होगी। डिफरेंट वेलोसिटी होगी तो हमें क्या मिलेंगी, डिफरेंट टाइप की जो रेडिएशंस हैं वो इमिट होंगी। और जो रेडिएशंस इमिट होंगी वो लैम्डा मिनिमम से लेके हर तरह की जो वेवलेंथ है हमें इसके अंदर मिलेगी, इस स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जो इन रेडिएशंस जिनका कंटिन्यू स्पेक्ट्रम है, इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मस्ट्रॉलोंग रेडिएशंस। इंपॉर्टेंट है ये,
इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मस्टर लॉन्ग रेडिएशंस, जिनका नाम क्या है, ब्रेकिंग रेडिएशंस। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है जो ये सेकंड पॉइंट मैंने अभी लिखा। ठीक है, जब एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो रेडिएटिव लॉस होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है स्लो डाउन हो जाती है बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रॉन अपने पाथ में रिटार्डेशन सफ़र करता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर हमें जो रेडिएशंस इमिट हुई हैं वो उसके अंदर फॉल करती हैं, और इस तरह से हमें एक्सरे का कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। इन रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मस्टर लंग रेडिएशंस, मींस ब्रेकिंग रेडिएशंस। ठीक है, और इसके अंदर जो एनर्जी लॉस होता है पर यूनिट पाथ लेंथ, वो मेरे पास क्या होता है, -dE/dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। जेड एटॉमिक नंबर है ऑफ द ऑब्जर्वर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है इलास्टिक स्कैटरिंग बाय आउटर इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बता ही दिया कि इस केस में हमारे पास एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो जो टोटल लॉस हुआ है हमारे पास वो कितना हुआ है, -dE/dx इज इक्वल टू, ये टोटल है -dE/dx आयनाइजेशन प्लस -dE/dx रेडिएशन। क्लियर, जो लास्ट केस था वो रेडिएशन लॉसेस की वजह से था और उससे पहले वाला आयनाइजेशन की वजह से। ठीक है, और अगर हम रेशियो निकालें -dE/dx का रेडिएशन का और -dE/dx, ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि एनर्जी का लॉस हो रहा है। आयनाइजेशन वो मेरे पास रेशियो किसके इक्वल आता है, दैट इज इक्वल टू EZ/800। ठीक है, और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं पीबी के लिए एनर्जी लॉस और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसके बीच में, तो मेरे पास ये आयनाइजेशन लॉस आ रहा है, ये रेडिएशन लॉस आ रहा है, और ये जो लॉस आ रहा है जो मेरे पास सॉलिड में है वो क्या है, टोटल लॉस आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद मैटर। नेक्स्ट इज इंटरेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन विद मैटर। तो पॉजिट्रॉन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको आप पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी बोलते हो, जिसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। ठीक है, चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है, जो मैंने पहले भी बताया था बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव प्रोसेस के अंदर। ठीक है, अब होता क्या है कि जो पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है ना, तो ये दोनों के दोनों पार्टिकल डिसअपियर हो जाते हैं और हमें 2 गामा फोटोन मिलते हैं, जिनकी एनर्जी रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होती है। 2 गामा फोटोन मिले, ईच गामा फोटोन की जो एनर्जी है, रेस्ट मास जो एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की, उसके इक्वल होगी। क्लियर, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनिहाइलेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एनिहाइलेशन प्रोसेस। एनिहाइलेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहाइलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, अगर उनकी स्पिन एंटी पैरेलल है, ठीक है, अगर उनकी स्पिन क्या है, एंटी पैरेलल है, तो हमारे पास 2 फोटॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। क्या बताया मैंने अभी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जब इंटरेक्ट करते हैं, अगर उनकी स्पिन क्या है, ये मेरे पास क्या है, पॉजिट्रॉन है, ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये जब इंटरेक्ट करेंगे तो हमें 2 गामा रे फोटोन मिलते हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। अगर इनकी स्पिन क्या है, एंटी पैरेलल है, स्पिन कैसी होनी चाहिए, दोनों की एंटी पैरेलल, तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए हमें 2 गामा रे फोटॉन्स मिलते हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की स्पिन क्या है, पैरेलल है, ठीक है, तो हमें 3 गामा रे फोटोन मिलते हैं, और उनके बीच में जो एंगल है वो क्या होता है, 120 डिग्री का। ठीक है, ये एक गामा, ये दूसरा गामा रे फोटोन है, और ये तीसरा गामा रे फोटोन, तो हमें 3 गामा रे फोटोन मिलते हैं अगर उनकी स्पिन क्या है, पैरेलल है। ये सब क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, कि आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व हो सके।
ठीक है, लेकिन इन दोनों फिनोमिनास के होने की जो चांसेस है वो कितने हैं, 1100:1। मतलब अगर हमारे पास 2 फोटोन 1100 बार मिलते हैं तो 3 फोटोन सिर्फ एक ही बार मिलेंगे। ये हमारे पास रेशियो है और इम्पोर्टेंट रेशियो है। So this is all about the interaction of positron with matter. In our next lecture, we will discuss about the interaction of heavy charge particle with matter. Thank you.